हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी भाग 2 क्लास 12। तो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर सांख्यिकी पार्ट 2 का वीडियो बनाइए। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सांख्यिकी पार्ट 2 में। बच्चे टोटल जो चैप्टर है हमारे, वो टोटल चैप्टर है, अगर आप ध्यान दें तो टोटल चैप्टर है 5, है ना। तो पहले चैप्टर का नाम है संभावना, दूसरे चैप्टर का नाम है यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण, तीसरे चैप्टर का नाम है परमाणु वितरण, चौथे का लक्ष्य और पांचवा है विकलन। ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा बच्चे, वो है संभावना। ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो चैप्टर है वो हमारा रहेगा संभावना। तो सबसे पहले देखते हैं कि संभावना चैप्टर में क्या चीजें हमें सीखना है। तो संभावना पढ़ने से पहले जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चे, इसका नाम है संभावना, और संभावना को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो संभावना चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि संभावना क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है बच्चे कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में अनेक घटनाएं बनती है। इन घटनाओं में से कुछ घटनाएं निश्चित रूप से बनेगी ही, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। जैसे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं बनती है, कुछ घटनाएं ऐसे होते हैं जो निश्चित रूप से बनेगी, है ना। जैसे जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य मरेगा, सही बात है। अगर कोई आदमी जन्म लेता है तो उसका मृत्यु अवश्य है। वृक्ष से टूटा फल जमीन पर गिरेगा, अगर कोई वृक्ष से फल टूटकर अगर गिरता है तो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि वो कहाँ पे आएगा? जमीन पर गिरेगा। किसी व्यापारी को वस्तु की प्रति इकाई की बिक्री से यदि 10 रुपए का लाभ मिलता है, तो वस्तु की 50 इकाई की बिक्री से उसे कितना लाभ मिलेगा? 500। अगर एक वस्तु बेचने से 10 रुपया लाभ मिलता है, तो 50 बेचने से कितना मिलेगा? 500 रुपया लाभ मिलेगा। ठीक है। तो ये सब जो घटनाएं हैं बच्चे, वो कैसा है? निश्चित घटना है कि उतना मिलता ही मिलता है। अगर आदमी जन्म लिया है तो उसका मृत्यु अवश्य है। अगर वृक्ष से कोई फल टूटा तो जमीन पर गिरेगा। किसी व्यापारी को एक वस्तु बेचने से 10 रुपए का लाभ होता है, तो 50 बेचने से कितना होगा? 500 लाभ होगा। ठीक है। तो अभी यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीयकृत बैंक में 1 लाख पर वार्षिक 7.5% की दर से ब्याज पर रखने से वर्ष के अंत में उसे 7,500 ब्याज मिलेगा। तो ये सब जो घटनाएं हैं वो किसका उदाहरण है? निश्चित घटनाएं के, है ना। ये सभी घटनाएं निश्चित है, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसा पहले से निश्चित रूप से नहीं कर सकते। कुछ घटनाएं ऐसा होता है बच्चे जो निश्चित रूप से घटता है, कुछ ऐसा होता है जो हम पहले से नहीं बता सकते कि वो घटेगा या नहीं। जैसे एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो उस पे छाप आएगा या काट आएगा, वो हम पहले से बता नहीं सकते। 6 भुजा वाले संतुलित पासे को अगर हम उछालते हैं तो उस पे मिलने वाला अंक क्या होगा, वो हम पहले से नहीं बता सकते। नवजात शिशु का लिंग नर होगा या फिर वो मेल या फीमेल होगा, वो हम पहले से नहीं बता सकते। अगर कोई फैक्ट्री में कोई इकाई की गुणवत्ता, यानी कोई इकाई का उत्पादन अगर हम करते हैं, तो वह सही बनेगा या गलत बनेगा, वो भी हम पहले से नहीं बता सकते। अगर दो देशों के बीच कोई क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, तो उसका परिणाम क्या आएगा, वो भी हम पहले से नहीं बता सकते कि वो देश मैच जीतने वाला है या हारने वाला है। ठीक है। तो ये सब घटनाएं ऐसी होती है जिसे हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते। लेकिन ऊपर की जो घटनाएं थे बच्चे, वो कैसे थे कि वो निश्चित रूप से क्या होगा? बनेगा, ये फिक्स है। जैसे आदमी जन्म लिया है तो उसका मृत्यु अवश्य है। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि एक घटना ऐसी है कि ये घटित होगी, ऐसा हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते। सही बात है। जैसे ऊपर के जो भी घटनाएं, जैसे सिक्के को हम उछालते हैं तो हेड मिलेगा या टेल, आप बता सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब इसको हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते। इन घटनाओं के घटने के विषय में सचोट रूप से अनुमान करना संभव नहीं है। सही बात है। कोई फिक्स ऐसा चैलेंज नहीं कर सकता कि सर सिक्के को उछालेंगे तो हेड ही आएगा, ऐसा कोई बता सकता है क्या? नहीं। ऐसी घटनाएं बने या ना बने, उसकी थोड़ी बहुत संभावना का ख्याल हम अपनी सूझबूझ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई
अपनी सूझबूझ से पता कर सकता है, शायद टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, ठीक है। अपनी सूझबूझ से हम पता कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं बनेगी या नहीं बनेगी का आधार अज्ञात तत्वों पर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चांस कहते हैं बेटा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, चांस, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखना कि जो संभावना होता है वो किस पे आधारित होता है, चांस पे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो आदमी अपनी सूझबूझ से जितना ज्यादा परिणाम प्राप्त कर ले, है ना, सही बता दे, वो उसकी सूझबूझ पे डिपेंड करता है। ऐसे चांस चांस पर आधारित घटनाओं को यादृच्छिक घटनाएं कहते हैं। ये कई बार पूछते हैं कि यादृच्छिक घटनाएं किसे कहते हैं। तो जो चीजें चांस पर आधारित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक घटनाएं कहते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान में रखें कि यादृच्छिक घटनाएं क्या होते हैं। तो जो चांस पर आधारित होते हैं बच्चे, उसे हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक घटनाएं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे परिभाषिक शब्द है जो हम जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला आता है यादृच्छिक प्रयोग, है ना। अगर सभी बच्चे ध्यान देंगे तो यहाँ पे पहला जो वर्ड है बच्चे, वो यादृच्छिक प्रयोग का है, ठीक है। तो यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो वर्ड है वो निदर्शावकाश है। तो ये सारे शब्द जो है वो मैं टेक्स्ट बुक में से समझा देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है ना। पहला क्या है, यादृच्छिक प्रयोग। आप लोग नोटबुक में भी लिख लेना, जो इंपॉर्टेंट है। तो यादृच्छिक प्रयोग जो होता है बच्चे, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे लिखा है कि जिस प्रयोग का निरपेक्ष रूप से समान परिस्थिति में पुनरावर्तन किया जा सकता हो एवं उस प्रयोग के समग्र संभावित परिणाम पहले से ज्ञात हो। मतलब जो भी हम परिणाम या जो भी प्रयोग कर रहे हैं उसके सारे परिणाम पहले से क्या होते हैं, ज्ञात होता है, ठीक है। परंतु उनमें से कौन सा निश्चित परिणाम मिलेगा उसका अनुमान निश्चित रूप से प्रयोग के पहले ना किया जा सकता हो, ऐसे प्रयोग को यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक डिफिनेशन लिखेंगे, है ना। तो यादृच्छिक प्रयोग का मतलब ये होता है बच्चे कि ऐसे प्रयोग जिसका समग्र परिणाम, मतलब जो भी हम प्रयोग करने वाले हैं उसके परिणाम पहले से हमें क्या होता है, पता होता है, लेकिन प्रयोग के बाद क्या आएगा वो हमें पहले से पता नहीं होता, ठीक है। प्रयोग के बाद क्या आएगा वो हमें पहले से पता नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर हमने बोला कि एक संतुलित सिक्के को उछाले, ठीक है। अगर एक संतुलित सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो सभी बच्चे को पता है कि अगर सिक्के को उछालेंगे तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, ठीक है। लेकिन जब टॉस करते हैं या कोई प्रयोग करते हैं उसके बाद क्या मिलेगा कोई बता सकता है क्या, कोई नहीं बता सकता है ना। तो ऐसे प्रयोग को हम क्या बोलेंगे, यादृच्छिक प्रयोग, कि जिसके समग्र परिणाम पहले से तो पता है लेकिन प्रयोग के बाद पता नहीं है। तो ऐसे प्रयोग को हम क्या बोलेंगे, यादृच्छिक प्रयोग। तो सिंपल शब्द में समझेंगे कि यादृच्छिक प्रयोग का मतलब है कि ऐसे प्रयोग जिसका समग्र परिणाम पहले पता हो लेकिन प्रयोग के बाद पता ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल देंगे बच्चे, एक संतुलित सिक्के को उछाले, तो सिक्के को उछालेंगे तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिक्का उछालने से के बाद कोई नहीं बता सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। हाँ, हम अपनी सूझबूझ से बता सकते हैं, शायद हेड आ जाए, शायद टेल आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा प्रयोग है, दूसरा जो प्रयोग है जिसमें लिखा है कि 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे 1 से 6 अंक के लिखे षष्ठभुज। षष्ठभुज का मतलब होता है बच्चे पासे, है ना, जिसको डाइस बोलते हैं। तो जो पासे है, अगर हम पासे को उछालते हैं तो उसपे कौन सा नंबर मिलेगा सभी को पता है ना, सभी को पता है क्या क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब मैं पासे को उछालूंगा उसके बाद कोई बता सकता है क्या क्या आएगा, नहीं बता सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसे प्रयोग को हम क्या बोलेंगे, यादृच्छिक प्रयोग, कि जिसके परिणाम तो सिर्फ पहले से पता है लेकिन प्रयोग के बाद क्या परिणाम मिलेगा वो हमें पता नहीं होता है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बच्चे इसके अंदर, ठीक है। तो यादृच्छिक प्रयोग आई होप सो समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे निदर्शावकाश। क्या पढ़ेंगे बच्चे, निदर्शावकाश, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निदर्शावकाश क्या होता है वो समझेंगे। तो निदर्शावकाश का मतलब होता है कि किसी भी यादृच्छिक प्रयोग के संभवित समग्र परिणाम के समूह को हम क्या बोलते हैं,
उस यादृच्छिक प्रयोग को निदर्शावकाश कहते हैं। यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इसमें बताएं कि जो भी हम यादृच्छिक प्रयोग करने वाले उसके समग्र परिणामों के समूह को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय को यादृच्छिक प्रयोग करते हैं, ठीक है। यादृच्छिक प्रयोग को निदर्शावकाश करते हैं, ठीक है। तो कोई भी यादृच्छिक अगर हम प्रयोग कर रहे हैं उसके संभावित समग्र परिणाम, मतलब जो भी परिणाम मिलने वाले हैं, अगर सभी परिणाम को अगर मैं लिख दूं, उसका एक समुच्चय बना दूं, तो उस समुच्चय को फिर हम क्या बोलेंगे, निदर्शावकाश। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि एक समतुलित सिक्के को अगर हम उछाला जाए, ठीक है बच्चे ध्यान दो, अगर एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो सभी को पता है कि सर सिक्के पे तो हेड और टेल आएगा, सही बात है। तो हेड और टेल आएगा, तो इसी को हम क्या करते हैं, हेड और टेल को यहाँ पे है ना, हेड टेल को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, है ना। इसको बोलते हैं मिडल ब्रैकेट, है ना, ठीक है। तो मिडल ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, क्योंकि या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, इसके अलावा तीसरा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हेड टेल को जब हम ब्रैकेट में लिख देते हैं तो फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, निदर्शावकाश, ठीक है। क्योंकि सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, ठीक है। निदर्शावकाश जो होता है बच्चे, उसको हम कैपिटल यू से दर्शाते हैं, ठीक है। कैपिटल यू या फिर एस के संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो निदर्शावकाश को हम किससे सूचित करेंगे, कैपिटल यू। तो हम लोग ज्यादातर इसी को यूज करेंगे, है ना, कैपिटल एस को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे हम दोनों से दर्शा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा बच्चे, यू। जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम यू द्वारा लिखेंगे। तो कहीं पर भी अगर यू लिखा हो, इसका मतलब वो है निदर्शावकाश। क्या है, निदर्शावकाश। तो पहली चीज सभी बच्चे याद रखेंगे कि कहीं पे भी यू लिखा है तो इसका मतलब वो क्या है, निदर्शावकाश, ठीक है। उसके बाद लिखा है निदर्शावकाश के घटकों को निदर्श बिंदु कहते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि निदर्श बिंदु किसे कहते हैं। तो निदर्शावकाश के घटकों को निदर्श बिंदु कहते हैं। जैसे मान लेते एक संतुलित सिक्के को उछाला, तो इसमें कितने परिणाम मिलेंगे, हेड और टेल। अब बताओ हेड और टेल टोटल कितने हैं, तो दो। तो जो दो आंसर होगा बच्चे उसको हम बोलते हैं निदर्श बिंदु की संख्या। क्या बोलते हैं, निदर्श बिंदु की संख्या। तो निदर्शावकाश में जो भी घटक है, घटक का मतलब हेड और टेल, इसको हम घटक बोलेंगे, ठीक है। हेड टेल एक घटक है। तो निदर्शावकाश के जो घटक है उसको हम निदर्श बिंदु कहते हैं, और घटकों की संख्या को निदर्श बिंदु की संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि एक संतुलित सिक्के को अगर उछाला जाए तो उसके निदर्श बिंदु की संख्या कितनी है, तो इसमें कितने परिणाम मिले, दो। तो इसके आंसर दो हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम आगे देखें, यहाँ पे लिखा है प्रयोग दो, ठीक है। तो प्रयोग दो के अंदर क्या है बच्चे कि 1 से 6 तक, मतलब 1 से 6 तक, यानी इसका मतलब ये पासा हो गया, ठीक है। अगर इसी को हम षष्ठभुज भी बोलते हैं, अगर एक पासे को अगर हम उछालते हैं तो बताओ क्या क्या परिणाम मिल सकता है। तो सीधी सी बात है कि सर इसके अंदर जो परिणाम मिलेगा वो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। और इस निदर्शावकाश को हम किससे सूचित करते हैं, कैपिटल यू से, है ना। तो यानी इसकी निदर्शावकाश अगर लिखना है तो जितने परिणाम मिलेंगे, क्या 7 आ सकता है क्या पासे पे, तो सर नहीं आ सकता। 8 आ सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब टोटल कितना आ सकते हैं बच्चे, 1 से लेके 6 के बीच में कोई नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे कुल परिणाम है। तो जब भी हम कोई पासे को उछालते हैं तो हमें टोटल कितने परिणाम मिलेंगे, 6। तो इसी को हम अगर ब्रैकेट में लिख देते इसको हम बोलते हैं निदर्शावकाश। क्या बोलते हैं बच्चे, निदर्शावकाश, ठीक है। चलो, तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया निदर्शावकाश क्या होता है। अब आगे जो आता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है निदर्शावकाश जो होते हैं बच्चे, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत और दूसरा होता है अनंत, ठीक है। शांत निदर्शावकाश वो होता है जिसमें यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के कुल संभावित परिणाम की संख्या परिमित हो। परिमित का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, या सीमित हो। तो जिसमें निदर्शावकाश में कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या हो, परिमित हो, तो ऐसे निदर्शावकाश को हम क्या बोलते हैं, शांत निदर्शावकाश कहते हैं, ठीक है। जैसे उपयुक्त तो तीनों यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश का शांत निदर्शावकाश के उदाहरण है। जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के को उछालेंगे तो क्या मिलेगा, हेड और टेल। क्या मिलेगा बच्चे, हेड और टेल। तो हेड और टेल जो है वो क्या है, शांत निदर्शावकाश है, क्योंकि हम गिन सकते हैं।
पासे को अगर उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी हम गिन सकते हैं, तो इसको बोलेंगे शांत निदर्शावकाश। ठीक है, उसी में आते हैं अनंत निदर्शावकाश। अनंत निदर्शावकाश का मतलब है कि यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश में कुल संभावित परिणामों की संख्या अपरिमित हो। अपरिमित का मतलब होता है जिसको गिन नहीं सकते, है ना, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है, अनंत निदर्शावकाश। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब की आयु, बताओ कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है बच्चे, तुम बता सकते कितने दिन तक ये चलेगा? नहीं, इसका कोई मेजरमेंट होता नहीं है, तो इसलिए इसको कौन सा निदर्शावकाश बोलेंगे, अनंत। ठीक है, क्योंकि बिजली का बल्ब अगर हमने लिया है तो 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, पहले से हम बता नहीं सकते, इसलिए इसको हम कौन सा निदर्शावकाश बोलेंगे, अनंत निदर्शावकाश। ठीक है, तो आई होप सो निदर्शावकाश क्लियर हो गया सभी बच्चे को। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। आज की क्लास में बच्चे सिर्फ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जितने भी छोटे छोटे टर्म है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। जैसे यादृच्छिक प्रयोग क्या हुआ, निदर्शावकाश क्या है, शांत निदर्शावकाश किसको बोलते हैं, अनंत निदर्शावकाश किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर अभी आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट है घटना। क्या है बच्चे यहाँ पे, घटना। अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो घटना, घटना में क्या होता है, 3 तरह की घटनाएं पड़ती है, निश्चित घटना है, असंभव घटना है और विशिष्ट घटना है। ठीक है, तो घटना क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो घटना का मतलब होता है कि यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के उप समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, घटना कहते हैं। उप समुच्चय, उप समुच्चय का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि यू एक निदर्शावकाश है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया निदर्शावकाश। ठीक है, इसमें से एक घटना है ए, समझ में आया, ए क्या हो गया, घटना। अब इसमें अगर मैं लिख रहा हूं 1 2 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, घटना, क्योंकि ये जो घटना है बच्चों किस में से बना, निदर्शावकाश में से बना। ठीक है, उसी में एक और एग्जाम्पल लेते हैं बी। मान लेते एक घटना बी है, इसमें मैंने लिखा 3 7 8। अब मुझे बताओ क्या बी को हम घटना बोलेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि बी जो है यू में से नहीं बन रहा है ना, तो इसलिए इसको हम घटना नहीं बोलेंगे बच्चे, है ना। हमारे लिए घटना क्या कहलाएगा, ए, क्योंकि घटना हमेशा किस में से बनता है, निदर्शावकाश में से बनता है, और निदर्शावकाश को किससे सूचित करते, कैपिटल यू से दर्शाते, किससे दर्शाते, कैपिटल यू से। ठीक है, चलो ओके, तो घटना की यहाँ पे परिभाषा दिया है कि यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के उप समुच्चय को घटना कहते हैं। तो ए जो होता है बच्चा वो क्या होता है, उप समुच्चय होता है, किसका, यू का। यू का उप समुच्चय क्या है, ए। ठीक है, और घटना जो होगा उसे हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसा जेड तक हम दर्शा सकते हैं, या फिर इसी को हम A1 A2 या A3 से भी दर्शा सकते हैं। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, या तो घटना को हम कैपिटल ए बी सी से दर्शा सकते हैं, या फिर A1 A2 A3, आपको जो अच्छा लगे उससे हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी दूसरी चीज ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ए उप समुच्चय यू का, ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ए उप समुच्चय किसका है, निदर्शावकाश यानी यू का, तो इसको इस तरीके से हम दर्शाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि इसको किस तरीके से दर्शाते हैं हम लोग। ओके, सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं ए उप समुच्चय किसका है, यू का, तो इसको हम इस तरीके से संकेत में दर्शाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ए उप समुच्चय किसका है, निदर्शावकाश का। ओके अब इसी का डायग्राम आता है बच्चे, है ना, तो डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा है ना, बड़ा सा बॉक्स, इसको हम बोलते हैं निदर्शावकाश। ये जो बॉक्स होता है वो किसका होता है, निदर्शावकाश का। ठीक है, जिसको हम कैपिटल यू से दर्शाते हैं। अब इसी में एक सर्कल बना लेंगे, इसको हम मान लेते हैं घटना, क्या मानेंगे, घटना। ये घटना क्या हो गया, ए, देखो इसके अंदर लिखा है ना ये। अब इसी को हम कलर कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि घटना ए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा बॉक्स बना देंगे, उसमें लिखेंगे बी, तो घटना बी हो जाएगा, है ना। तो कई बार आता है कि इसको वेन आकृति से दर्शाइए, तो जब घटना की आकृति बनाना है तो एक बॉक्स बना देंगे, उसके अंदर एक सर्कल बना के ए लिख देंगे, तो ये हो गया घटना ए। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे लिखा है असंभव घटना। कौन सी घटना बच्चे, असंभव घटना का मतलब होता है कि यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के विशिष्ट उप समुच्चय, है ना, जिसको हम फाई बोलते हैं ना, अथवा
या रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? संभव घटना। क्या बोलते हैं? संभव घटना। मतलब जो घटना कभी घटे ही ना, है ना। असंभव घटना का मतलब क्या है? वह घटना जो कभी भी ना घटित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? असंभव घटना। मतलब वो घटना कभी बन ही नहीं सकता है। और इसको हम संकेत में कैसे दर्शाएंगे असंभव घटना को? या तो ये सिंबल यूज करेंगे जिसको हम फाई बोलते हैं, या फिर रिक्त समुच्चय बोल सकते हैं ना। ठीक है, ऐसा दो खाली खाली बॉक्स रहेगा। ठीक है, अब असंभव घटना के एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक समतुलित सिक्के को उछालने से छाप और काट दोनों एक साथ मिले। बताओ बच्चे, क्या दोनों एक साथ मिल सकता है क्या? नहीं। तो एक ऐसी घटना हो गया असंभव घटना। ठीक है, क्योंकि कभी भी हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकता है ना। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो एक साथ कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए इसको कौन सी घटना बोलते हैं बच्चे? असंभव घटना। क्या कौन सी घटना बोलेंगे? और इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? कि वह घटना जो कभी भी ना घटित हो, मतलब जो कभी घटे ही ना, तो उसको बोलेंगे असंभव घटना। ठीक है। तो सभी बच्चे को ध्यान रहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निश्चित घटना। ठीक है, तो निश्चित घटना किसे कहेंगे? तो यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के विशिष्ट उपसमुच्चय यू, मतलब जो यू है निदर्शावकाश, इसी को हम निश्चित घटना भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो विशिष्ट उपसमुच्चय यू होता है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। जो घटना हमेशा घटित हो वह निश्चित घटना है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? यू से। निश्चित का मतलब जो घटना हमेशा घट सकता है ना। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शनिवार के बाद कौन क्या आएगा? रविवार। तो एक ऐसी घटना हो गया बच्चे, ये निश्चित घटना है। षष्ठभुज समतुलित पासे को उछालने पर उसकी ऊपरी भुजा पर मिला पूर्णांक 60 से छोटा हो। सही बात है, अगर कोई भी पासे उछालेंगे तो उसके ऊपर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। क्या उससे ज्यादा आ सकता है? क्या नहीं। तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। मतलब जो घटना हमेशा घटित हो, मतलब वो घटेगा ही घटेगा ऐसा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं निश्चित। जिसे सिक्के को उछालेंगे तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये फिक्स है, आना ही आना है ना। तो ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। असंभव घटना मतलब जो घटना कभी घटे ही ना, उसको हम क्या बोलेंगे? असंभव घटना। ठीक है, चलो, तो आई होप से यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है बच्चे पूरक घटना। क्या आता है? पूरक घटना। ठीक है, तो अगर सभी बच्चे ध्यान देंगे तो पूरक घटना क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, पूरक घटना। ठीक है, तो पूरक घटना, कोई भी घटना की परिभाषा लिखेंगे तो पहला एक लाइन फिक्स रहता है ना, कि माना कि यू यह शांत निदर्शावकाश है तथा ए उसकी कोई एक घटना है। ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, निदर्शावकाश यू में हो परंतु घटना ए में ना हो, ऐसे समग्र परिणामों या घटकों के समुच्चय को घटना एक ही पूरक घटना भी कहते हैं। घटना एक ही पूरक घटना को ए को संकेत में ए डैश, ए बार या ए सी द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ज्यादातर किसका यूज करेंगे? ए डैश का। ठीक है, जब भी पूरक घटना की बात होगा तो ए डैश लिखेंगे। ठीक है, तो वापस देखते हैं इसका मतलब क्या? पूरक घटना। पूरक घटना का मतलब होता है बच्चे कि जो घटना ए में ना हो। ठीक है, सिंपल सा, ऐसी घटना जो ए में ना हो, देखो लिखा है ना, ए में ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पूरक घटना। ठीक है, अब इसे समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। पूरक घटना। ठीक है, तो पूरक घटना जो होता है बच्चे, सबसे पहले हम समझेंगे कि पूरक घटना क्या है ना। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहला जो हमने घटना लिखा था, ठीक है, उसको हम पहले तो हमने अभी तक क्या सीखा कि सर सबसे पहले तो हमने यादृच्छिक प्रयोग देखा है ना, कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है ना। तो यादृच्छिक प्रयोग का मतलब है कि जो प्रयोग, ऐसे प्रयोग जिसके समग्र परिणाम पहले से पता हो लेकिन प्रयोग के बाद क्या आएगा वो हमें पता नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है, सेकेंड हमने क्या देखा बच्चे? सेकेंड हमने ये देखा कि निदर्शावकाश। क्या देखा? निदर्शावकाश। ठीक है, तो निदर्शावकाश में क्या रहता है कि निदर्शावकाश जो होता है बच्चे, इसको हम पहले तो कैपिटल यू से दर्शाते हैं। ठीक है, कैपिटल यू से दर्शाएंगे। ठीक है, तीसरा फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पूरक घटना। क्या है?
पूरक घटना। पूरक घटना जो होता है उसको हम कैपिटल ए से, ए डैश से दर्शाएंगे। किसे? पूरक घटना मतलब ए डैश, ठीक है। निदर्श अवकाश को किससे दर्शाएंगे? कैपिटल यू से दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें पहले आपको याद रखना है, ठीक है, कि किसको किस तरीके से दर्शाएंगे। ओके। फिर हमने बताया घटना, है ना। घटना को किससे दर्शाएंगे? तो सर घटना को हम या तो कैपिटल ए, बी, सी, ठीक है, या फिर A1, A2, A3, ये ऐसा चलता जाता है ना, ठीक है। तो घटना को किससे दर्शाएंगे? ए बी सी या A1, A2, A3। पूरक घटना को किससे दर्शाएंगे? ए डैश। निदर्श अवकाश को यू, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि पूरक घटना क्या होता है ना। अभी हमने बताया कि पूरक घटना क्या होता है। तो पूरक घटना जो होता है बच्चे, इसको समझते हैं कि पूरक घटना का मतलब क्या है कि जो घटना ए में ना हो, जो घटना ए में ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? पूरक घटना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक निदर्शावकाश यू है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया? निदर्शावकाश, ठीक है। अब इसमें एक घटना ए मान लेते हैं 3 4 5। अभी हमें निकालना है ए डैश। क्या निकालना है? ए डैश, ठीक है। अभी ए डैश अगर निकालना है तो ए डैश निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है बच्चे, याद रखना। यू में से हम माइनस क्या कर देंगे? ए, ठीक है। ए डैश निकालने के लिए क्या है? यू में से हम ए को क्या करेंगे? माइनस। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि पूरक घटना में ए डैश का फार्मूला क्या है? तो ए डैश का फार्मूला है यू माइनस ए। यू का मतलब क्या हो गया? तो सर यू का मतलब हो गया निदर्शावकाश, ठीक है, और ए का मतलब हो गया घटना, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे निदर्शावकाश क्या है हमारा? तो सर निदर्शावकाश यू है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हैं, ठीक है। फिर घटना ए है। ए के अंदर क्या लिखा है बच्चे? 3 4 6, मतलब ये घटना घटा जिसमें 3 4 6 नंबर आए, ठीक है। अभी हमें पूरक घटना निकालना है, मतलब ए डैश निकालना है। तो ए डैश का फार्मूला यू माइनस ए। अब हम क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि निदर्शावकाश यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 माइनस। अब इसमें से हमें घटना 3 4 और 5 इसको क्या कर देना है बच्चे? माइनस कर देना है, ठीक है। अब बताओ ए डैश अगर निकालना है तो क्वेश्चन में क्या था? जो ए में ना हो। अब बताओ ए के अंदर क्या नहीं है मुझे बताओ। तो ए के अंदर सर 1 नहीं है, बिल्कुल सही है। सर 2 नहीं है, बिल्कुल सही है। सर 6 नहीं है, ठीक है। तो जो ए में नहीं है उसी को हम क्या बोलते हैं? पूरक घटना। तो यहाँ पे पूरक घटना का आंसर बन जाएगा बच्चे 1 2 और 6, ठीक है। तो ये जो आंसर निकला इसी को हम बोलते हैं पूरक घटना। क्या बोलते हैं इसको? पूरक घटना। तो आई होप सो समझ में आ गया, क्योंकि ए के अंदर 1 नहीं है, 2 नहीं है और 6 नहीं, तो जो ए में नहीं है वही हमारा क्या होता है? पूरक घटना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके, उसके बाद जो दूसरा घटना आता है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद घटना। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रतिच्छेद घटना, ठीक है। तभी हम देखते हैं कि प्रतिच्छेद घटना क्या होता है। प्रतिच्छेद घटना। तो प्रतिच्छेद घटना क्या होता है बच्चे? यहाँ पे समझेंगे। आज की क्लास में सिर्फ घटना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर घटना आ गया तो आगे के चैप्टर बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो प्रतिच्छेद घटना में क्या है सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ लिखा है कि माना कि, मैंने बताया था, माना कि यू यह शांत निदर्शावकाश है, ठीक है। यू क्या है? शांत निदर्शावकाश, ठीक है। शांत निदर्शावकाश किसको बोलते थे? जिसमें घटकों की संख्या क्या हो? परिमित हो। परिमित मतलब जिसके घटकों को हम गिन सकते, उसको शांत निदर्शावकाश कहते हैं, ठीक है। तथा ए और बी उसकी कोई दो घटना है। हाँ, प्रतिच्छेद घटना में हमें कितनी घटना मानना पड़ेगा? ए और बी दो घटना है ना। पूरक में हमने सिर्फ एक ही माना था, सिर्फ ए। यहाँ लिखेंगे माना कि यू या शांत निदर्शावकाश है, ए और बी उसकी कोई दो घटना। ए लाइन जो है बच्चे कॉमन है, सभी परिभाषा में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना है कि घटना ए और घटना बी दोनों एक साथ बने, है ना। दोनों क्या है? एक साथ बने, तो उसे हम क्या बोलेंगे? घटना ए तथा घटना बी की प्रतिच्छेद घटना कहते हैं। और इसे संकेत में बच्चे ए इंटरसेक्शन बी से दर्शाएंगे, है ना। इसी को हम ए प्रतिच्छेद बी बोलते हैं। तो जितनी भी घटना है उसका सिंबल सभी बच्चों को याद रखना है कि किसको किस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है।
अभी यहाँ पे देखेंगे एक डायग्राम है, तो मैंने बताया डायग्राम के लिए एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। उसके अंदर दो सर्कल लेंगे, घटना ए के लिए लेंगे और दूसरा घटना बी के लिए, ठीक है। और जब दोनों सर्कल बनेंगे तो अलग नहीं बनाएंगे, दोनों को एक दूसरे में थोड़ा सा क्रॉस करके बनाना है ताकि हमें बीच का कॉमन पार्ट पता चले, ठीक है। तभी दोनों में देखो अगर ध्यान से, तो ये जो कलर किया हुआ है बच्चे, ये दोनों में, ए में भी दिख रहा है और बी में भी दिख रहा है। तो जो ए और बी दोनों में है उसी को हम कौन सी घटना बोलते हैं? प्रतिच्छेद घटना, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद घटना, ठीक है। और इसे किससे दर्शाते हैं बच्चे? ए प्रतिच्छेद बी, या इसी को ए इंटरसेक्शन बी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलो अभी जैसे इसका एक एग्जांपल समझते हैं। तो डायग्राम हो गया, अगर डायग्राम आते तो इस तरीके से बनाना है कि दोनों सर्कल को ज्वाइंट कर देना है, और इसमें से जो कलर किया हुआ हिस्सा वो ए में भी दिखेगा और बी में भी दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद घटना, प्रतिच्छेद घटना बोलेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर एक सम देखते हैं, तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्रतिच्छेद घटना क्या होता है, ठीक। चलो ओके, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो अभी जो हम देखेंगे प्रतिच्छेद घटना, नेक्स्ट क्या है बच्चे? प्रतिच्छेद घटना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेद घटना, ठीक है। तो प्रतिच्छेद घटना को किससे दर्शाएंगे? तो सर इसको हम ए इंटरसेक्शन बी द्वारा दर्शाएंगे, ठीक। चलो अब देखो प्रतिच्छेद घटना क्या होता है। तो हमने क्या बताया था परिभाषा, माना कि यू निदर्शावकाश है, तो यू ले लेंगे निदर्शावकाश। मैंने बोला था एक एग्जाम्पल ले लेना है अपने मन से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें दो घटना बनाएंगे, घटना ए और घटना बी, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से बनाएंगे। तो मान लेते हैं घटना ए जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। घटना बी जो है बच्चे वो मान लेते 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। अभी हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए पहले ए लिखेंगे 1 2 3 4, उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद बी लिखेंगे 3 4 5 और 6, ठीक है। अब मुझे बताओ कि दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो सर 3 और 4 जो है वो ए में भी है, 3 4 जो है वो बी में भी है ना। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चे वो क्या बन जाएगा? 3 और 4, 3 और 4, क्योंकि ये दोनों में है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद घटना। क्या बोलेंगे इसको? प्रतिच्छेद घटना बोलेंगे, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे प्रतिच्छेद घटना क्या होता है, ओके। चलो तो आई होप से समझ में आ गया प्रतिच्छेद घटना। और उसको हम सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको याद रखना है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट घटना है योग घटना, है ना। कुछ बच्चे बोले सर इसका डायग्राम बता दीजिए। डायग्राम देखो बच्चे अगर बनाना है तो कैसे बनेंगे, सिंपल से बता देता हूँ। सबसे पहले एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। जो बॉक्स होता है इसको बोलते हैं निदर्शावकाश। क्या बोलते हैं इसको? निदर्शावकाश। मतलब ये यू का बॉक्स बन गया, और इसके अंदर दो सर्कल बना देंगे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम ए लिख देंगे बच्चे और इसका बी, ठीक है। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है? तो ए वाले जो कलर किया हमने, ए वाली हिस्से है ना, ये क्या इसके अंदर कॉमन है। तो ए बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसा डायग्राम में बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझा सकते हैं कि ए इंटर प्रतिच्छेद घटना का वेन आकृति बोलते हैं ना एग्जाम में, ऐसा बोलेंगे कि वेन आकृति बनाइए। तो आप लोग इस तरीके से आकृति बना के दिखा देना है, ठीक। वेन आकृति, ओके। चलो सम समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट जो घटना है वो हमारा योग घटना, ठीक है। अब योग घटना जो है बच्चे वो समझते हैं कि योग घटना क्या होता है। योग घटना है ना, ठीक है। चलो तो एक लास्ट योग घटना करके फिर हम लोग आज की क्लास कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो तो योग घटना क्या होता है समझेंगे। यहाँ पे लिखा है माना कि यू यह शांत निदर्शावकाश है, ठीक है। तथा घटना ए तथा घटना बी उसकी कोई दो घटनाएं, घटना ए बने या घटना बी बने, अथवा घटना ए और बी दोनों साथ बने, तो उस घटना को ए और बी की योग घटना कहते। और संकेत में कैसे दर्शाएंगे योग घटना को? ए यूनियन बी। क्या लिखेंगे बच्चे? ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो दोनों सर्कल तो बनाएंगे, ज्वाइंट भी करेंगे, लेकिन दो पूरी ए को भी पूरा कलर कर देना है, बी को भी पूरा कलर कर देना है, ठीक। तो इसको हम योग घटना का मतलब
ए भी बनेगा, बी भी बनेगा और दोनों बनेगा, ऐसा है, मतलब सब बन जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं योग घटना, ठीक है। घटना ए बने, बी बने, ए और बी दोनों बने, ठीक है। एक भी बन जाएगा, दूसरा भी बन सकता है, या चाहो तो दोनों साथ में भी बन सकते हैं, मतलब इसमें सब आ जाता है ना, ठीक है। अब जैसे देखो, अभी हम योग घटना का एक एग्जाम्पल समझते हैं, तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, योग घटना, ठीक है। चलो, तभी योग घटना हम समझते हैं इसको। प्रतिच्छेद घटना तो आई होप से समझ में आ गया सभी बच्चे का, ठीक है। अभी हम लोग योग घटना के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग योग घटना, तो सेकेंड घटना का नाम क्या है बच्चे, योग। प्रतिच्छेद और योग बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है बच्चे, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम ए यूनियन बी से दर्शाएंगे, ठीक है। किससे दर्शाएंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। ये हमारा हो गया योग घटना। अब देखो, योग घटना का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन हमारा सेम ही रखते हैं, ठीक है। मान लेते यू एक निदर्श अवकाश है, एक घटना है और बी भी घटना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी की योग घटना निकालना है। चलो, या दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यू इक्वल टू, दूसरा नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें से एक घटना ए है 1 3 5 6, और एक घटना बी ले लेते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है सर योग घटना, ठीक है। योग घटना को हम कैसे दर्शाएंगे बच्चे, तो ए यूनियन बी, इसको यूनियन बोलते हैं ना, या ए योग बी। योग का सिंबल ऐसा होता है, यू, यू जैसा लिखते हैं ना, ऐसा, ठीक है। चलो, तभी हम ए यूनियन बी लिखेंगे, तो सबसे पहले ए घटना लिख देते हैं 1 3 5 और 6, फिर यूनियन, फिर बी लिखेंगे 5 6 7 और 8, ठीक है। अब योग घटना लिखना है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो। तो इसमें बोला है घटना ए घटे, बी घटे या दोनों घटे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ए का पूरा लिख देते हैं, 1 3, ठीक है, 5 और 6, ठीक है। अब उसके बाद बी का लिखना है, तो बी घटना देखो 5 हमने ऑलरेडी लिख दिया, तो दोबारा नहीं लिखना है, 6 भी लिख दिया, दोबारा नहीं लिखना है, फिर 7 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, योग घटना, है ना। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए ए का भी पूरा आ गया, बी का भी पूरा आ गया, और ए और बी में जो दोनों है वो भी आ गया, है ना, मतलब सब आ गया, है ना, ठीक है। तो ए का भी पूरा लिख देना है, बी का भी पूरा होना चाहिए, तो इसको हम कौन सी घटना बोलते हैं, योग घटना, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। अब इसी को सभी बच्चे रिवाइज करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है बच्चे, तो आप कमेंट में लिख के भेजेंगे, अगर कोई घटना समझ में नहीं आया तो, ठीक है। फिर आगे की क्लास में आगे की घटना हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।